वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो सख्त ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो सूरत हाल हमें वज़ीराबाद के वाक़े के बाद नज़र आई है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो वफाकी हुकूमत ने 2 ख़त लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट को अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, और जो कातिलाना हमला हुआ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर। गुज़िश्ता शब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़े अहकामात दिए गए थे, उसके बाद पंजाब पुलिस ने एक FIR जो वज़ीराबाद वाक़या है उसके ऊपर रजिस्टर कर ली, मगर वो ख़ुद ही उसमें पुलिस ही कंप्लेनेंट यानी कि मुद्दई है, और उन्होंने उस फायरिंग के वाक़े पे जो FIR दर्ज की है, मीडिया ज़राए के मुताबिक उसके अंदर जो मुबैना हमला आवर है नवीद, जिसकी वो कन्फेशनल वीडियो जो है वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम सब ने देखी है, उसको मरकज़ी मुल्ज़िम जो है उसके तौर पर नामज़द किया गया है। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये मुतालबा सामने आया कि FIR के अंदर वो 3 नाम हों जो वो ख़ुद बता रहे हैं, एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का, और एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का। बज़ाहिर उसके वो नाम जो है वो FIR में मौजूद नहीं है, और यही मसला था जिसकी वजह से 5 दिन से ताख़ीर रही इस सारे मामले में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली इस FIR को रद्द कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो नाम हमने दिए वो अगर इस FIR में नहीं है तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है अब वो भी इस हफ्ते दोबारा शुरू होना है, मगर इस अनाउंसमेंट में भी काफ़ी जो हम कह सकते हैं कि एक कन्फ्यूजन रही। पहले ये 8 नवंबर यानी कि आज से शुरू होना था, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने ये बात जो थी ये इमरान खान साहब ने ख़ुद कही, फिर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि 9 नवंबर से शुरू होगा, फिर सेनेटर फैसल जावेद साहब की एक तरफ से बयान आया कि नहीं 9 को भी नहीं, ये 10 को शुरू होगा। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 2 ख़त लिख दिए हैं सुप्रीम कोर्ट को। दोनों के बारे में जो इत्तलात हैं वो आज ही मीडिया पे आई हैं। पहला जो ख़त है वो अरशद शरीफ साहब की हलाकत के हवाले से है, उनकी जो कत्ल की तहकीकात है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो एक इंक्वायरी कमीशन बनाए, और 5 सवाल भी इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने जो है उस ख़त में लिखे हैं। इसी तरह अभी थोड़ा अरसा पहले ही ये इत्तला भी आई कि उन्होंने एक दूसरा ख़त भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है, उसमें भी इंक्वायरी करने का कहा है, और वो है वज़ीराबाद वाक़े की। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमाए JUI FE, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी दुरानी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ऑब्वियसली बहुत इस वक्त जिक्र हो रहा है पंजाब पुलिस का, एक तरफ FIR जो है वो आपकी मर्ज़ी की दर्ज नहीं हो रही, दूसरी तरफ जो आप लोग इस वक्त एक एहतजाज किया हुआ है, आपने कुछ रोड्स वगैरह भी ब्लॉक की हुई थी, उसके ऊपर पंजाब पुलिस आप मुदाखलत नहीं कर रही थी, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज उसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमने सूबाई हुकूमतों को ख़त लिखे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया है कि ये सारी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी सर। पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर किसी भी दुनिया की तारीख में देखा जाए एक वाहिद मुल्क बन गया, मेरा ख्याल है शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस मुल्क का नाम आना चाहिए, जिसमें मुद्दई कह रहा है जिसका कानूनी हक है, कानून जो पाकिस्तान का कानून है CPRC के तहत उनका हक है कि जिसको नॉमिनेट करें और उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो, FIR दर्ज हो। इमरान खान साहब के अलावा 11 लोगों को गोलियां लगी हैं, एक बंदा शहीद हुआ हुआ, और उनकी जो है एक जो राइट है उसको इस वक्त स्टेट ने उनसे ले लिया है, और उन्होंने पुलिस ने मुद्दई जिंदा है, मौजूद है, पाकिस्तान में है, और वो बरमला कह रहा है दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया। मेरा ख्याल है ऐसा प्रेसिडेंट पाकिस्तान में पहले नहीं देखा गया, मेरे इल्म में नहीं है, शायद आप लोगों के इल्म में हो, बैरिस्टर साहब के इल्म में हो, लेकिन मेरे इल्म में ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिसमें मुद्दई के होने के बावजूद पुलिस जो है वो अपनी मुद्दईयत में FIR दर्ज कर रही हो।
पाकिस्तान में आरफा एक बहुत चेकर्ड हिस्ट्री है इस तरह की अटैम्प्ट्स की, असैसिनेशन की। यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड भी बुलाया गया, यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म जो है लियाकत अली ख़ान भी शहीद हुए हैं, यहाँ पे बड़ी अटैम्प्ट्स हुई हैं, यहाँ पे एबटाबाद कमीशन भी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी रियासत का कवर अप और हशअप करने का बड़ा रूल है। ये एक बड़ा अजीब सा इस मुल्क में निज़ाम आ गया है जिसमें आप हकीकतें नहीं लेकर। माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लोग एफआईआर रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, वो हो नहीं रही। आप कह रहे हैं रियासत नहीं करने दे रही। सर, खान साहब बार बार हमें पिछले 6 महीने में कहते रहे हैं कि अगली दफ़े उनको अगर हुकूमत पावर के बगैर मिली तो वो नहीं लेंगे। तो फिर अगर पंजाब हुकूमत आपके पास है, एफआईआर आप रजिस्टर नहीं करवा रहे, तो छोड़ दें हुकूमत, डिसॉल्व कर दें असेंबली। देखिए, इस वक्त जो है हम तो जो डिमांड है अर्ली इलेक्शन की है और ये स्ट्रेटजी का में आ जाएगी। अगर आगे बढ़ेंगे तो वक्त के साथ साथ ये फैसले भी हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारी जो डिमांड है, इतना जल्दी तो आप पॉलिटिकल प्रोसेस में गिव अप नहीं कर रहे होते हैं कि जी हमारी एफआईआर दर्ज हुई, हम जदोजहद करेंगे, हम सियासी लोग हैं, गिव अप थोड़ी कर देंगे कि जी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हम रिज़ाइन कर दें फ़ौरन। ऐसा नहीं होता पॉलिटिक्स में। आप अपना प्रेशर बिल्ड करेंगे और प्रेशर में आप अपना रिजल्ट लेके आएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस में आप जदोजहद करते हैं, हम जदोजहद कर रहे हैं। जो हकीकत है इस दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ ये नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये नहीं है कि असेंबली से निकल जाना। इसमें ज़रूरी चीज़ अवाम को मुतला करना है कि एक साबिक वज़ीर आज़म इस कानून में अपना एफआईआर नहीं करा सकता। ये निज़ाम हमारे लिए जो बदबूदार निज़ाम क्रिएट कर दिया गया इस मुल्क में, एक गरीब बंदा कैसे एफआईआर कराएगा? इन लोगों की एफआईआर मॉडल टाउन में भी हुई हैं, राना सनाउल्लाह की और शहबाज शरीफ की। उनका क्या हुआ? वो भी ये फिर इसी सिस्टम में आगे सर वही तो है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तीसरा नाम आप निकाल दें तो एफआईआर हो जाएगी रजिस्टर। आप लोग भी तो जिद कर रहे हैं ना। देखिए, मसला राणा साहब का या पीएम का तो है नहीं। अच्छा, मुझे अब कामरान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर दें। आई कम बैक टू यू विद दिस क्वेश्चन। जी, वेरी क्विकली सर। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, सर ऑब्वियसली ये सारा मामला आपके सामने है। बिल्कुल लग रहा है कि जैसे लीगल ओपिनियन डिवाइडेड है। एक तरफ जो बात कर रहे हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। और सर, ये लीगल व्यू पॉइंट किस हद तक सही है? आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा की यहाँ एक जजमेंट भी है कि जो कंप्लेनेंट है, अगर वो एक जो भी उसका एक शक है वो है, उसकी बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर हो जानी चाहिए। उस वक्त कहना कि सबूत दें, और सबूत अगर हमें नहीं ऑन द सरफेस नज़र आ रहा तो एफआईआर नहीं रजिस्टर होगी। सर, क्या सचमुच इतनी गुंजाइश है पुलिस ऑफिसर के पास? मैं जो ओपिनियन दूंगा एक वकील के तौर पे दूंगा और पार्टी की तर्जुमानी में नहीं दे रहा। इस वक्त मैं सिर्फ कामरान मुर्तज़ा की उसमें। तो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये एफआईआर मैंने लॉन्च करनी होती तो मैं उसी वक्त, उसी लम्हे जिस वक्त इन्होंने दरख्वास्त दी थी, मैं लॉन्च कर लेता। इसको खामखाना का मसला बनाया गया है। और लॉन्च करने के बाद जो है, जिस तरह से इन्होंने जो कुछ कहा था, जिसका भी नाम आया था, भले उसको उनको गंदा करने के लिए वो नाम दिए या जिस भी नीयत से दिए, मैं उसको रजिस्टर कर लेता या करवा देता। और उसके बाद जो है ना, इनको, इनके गवाहों को 160 का सीआरपीसी का नोटिस दे देता कि लाइए, जो है ना, प्रूफ लाइए। जो कुछ आपने इनके हवाले से कहा है, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से, राना सनाउल्लाह के हवाले से, मेजर जनरल साहब के हवाले से, ले आइए, इसका प्रूफ ले आइए। प्रूफ इसका कोई भी नहीं है। और उसका नतीजा क्या होना था? उसका नतीजा जो है वो अल्टीमेटली जो है ना, वो इसको क्लोज करते और इसके साथ के जो कुछ भी इन्होंने कहा है, ये गलत बयानी की है। और इसका इनके पास, या अगर चले इसके और नरम अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं कि गलत बयानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, कि इस बात का जो इन 3 या 4 हज़रात का नाम ये लेते हैं, इनके लिए इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और इस तरह से वो ये चैप्टर हमेशा जो है ना, वो जितने दिन में एफआईआर दर्ज होने में लगाए थे, उतने दिनों में ये चैप्टर क्लोज होने में उससे पहले शायद हो जाता, या 1-2-4 दिन और गुजार के, या चले पूरे 14 दिन गुजार के ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देती पुलिस। मुझे समझ में नहीं आई कि ये ज़्यादा फुर्तियाँ जो है ना, वो पुलिस वाले, आईजी साहब, सीएम साहब या बाकी जो ये माहिरीन जो इसमें सो कार्ड हैं, वो किस लिए दिखा रहे हैं।
सीधी सीधी जो वो कहते हैं वो तो सर, क्या एफआईआर दर्ज आपका कर दिया, ख्याल है उनको कि कहिए ये इसका जब सबूत नहीं, सबूत कोई नहीं है, सबूत कोई नहीं है तो ठीक है आउट, सर, आउट, और उसके माफ कॉन्सिक्वेंसेस करिएगा जो है आपकी वो बात इमरान खान काट रही साहब हूँ, को नहीं बट बर्दाश्त है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कह रही है कि वो कोर्ट चले जाएंगे इस एफआईआर के खिलाफ, तो क्या आपके ख्याल में कोर्ट से उनको वो रिलीफ मिल जाएगा जिसकी वो उम्मीद लगा के जा रहे? कोर्ट ना भी जाएं, कोर्ट ना जाएं, इनको ये प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 200 सीआरपीसी में, वो नहीं करना, कोर्ट चले जाएं, 22 का सेक्शन 22 की दरखास्त दे दें, वो नहीं करना, आर्टिकल 199 में चले जाएं। मगर मेरा ओपिनियन अगर कोई इस तरफ से, यानी इन 3 हजरात की तरफ से कोई मेरा ओपिनियन अगर लेता तो मैं कहता कि इसको कहेंगे फौरी तौर पे एफआईआर दर्ज करें, और फौरी तौर पे उसके बाद जो है ना उनको जो है ना वो उनके विटनेसेस को 160 का नोटिस दे दे कि लाइए जी बिल्कुल आपने ठीक। एफआईआर दर्ज तो करवा दी कामरान है। साहब, वेरी क्विकली बिफोर आई मूव ऑन टू अदर टॉपिक सर, तो फिर ये मैं तो ये कहूंगी कि ये हुकूमत ने पॉलिटिकली गलती की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो ये एक पॉलिटिकल विक्ट्री हो गई कि उन्होंने एक इशू को इतना उछाल किस वाली लिया, हुकूमत ने सब गलती लोगों को की, पता किस भी वाली चल गया और हुकूमत ने हुकूमत जो है वो नर्वस हो गई। मेरी बात तो सुन जी लीजिए, किस वाली हुकूमत ने, ये सब्जेक्ट किसका है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, हुकूमत भी अपनी और दरखास्त भी अपनी, और इल्जाम किस अच्छा पे है, वफाकी हुकूमत पे। भाई इमीडिएटली सूबाई हुकूमत अच्छा, को यानी कहेंगे कि ये फौरी चीफ तौर पे मिनिस्टर साहब एफआईआर परवेज दर्ज इलाही करें। साहब ने गड़बड़ की आपके ख्याल में? हाँ, मैं कहता हूं कि अगर मैं स्टेट काउंसिल होता, मैं कंसीड करता कि जिस तरह की इन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी है फौरन दर्ज करवाएं, और ये कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल इसके याद ठीक रखें। सर। आज वजीर आजम साहब ने खत लिख दिए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से भी, और जो हमला हुआ है इमरान खान साहब उसके हवाले से भी, और वो सवाल जो पूछ रहे हैं, अब डू यू थिंक कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन सवाल बेसिस पर इंक्वायरी जो है या कमीशन बना दिया और इंक्वायरी शुरू कर दी, तो आप लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मैंने अभी सवालात देखे नहीं है, उसको रिव्यू किया जाएगा, हमारी लीगल टीम भी रिव्यू करेगी और उसके बाद हम अपनी पोजीशन लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जनरली अगर आप देखें, मुस्लिम लीग नवाज का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इन कामों में। मुस्लिम लीग नवाज की बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है इन कामों में, और उन्होंने कभी भी जिंदगी में कोई फैसला ऐसा या इकदाम नहीं उठाया। सर बट ये तो क्योंकि कोर्ट ने फैसला करना है ना, ये तो कोर्ट ने फैसला करना है। नहीं, इंटेंशन तो क्वेश्चन पे आ जाएगी ना आपके, जब क्वेश्चन जो फ्रेम कर रही है गवर्नमेंट, वो क्वेश्चन लीड किधर कर रही है। मैं तो पहले देखूंगा ना सवाल का जवाब किस सवाल का जवाब मांगा जा रहा है। अगर सवाल ही उल्टा पूछा जा रहा है तो जवाब आगे से वही आएगा जो ये चाह रहे हैं। तो हम उसको लीगली रिव्यू करेंगे। और जो पिछले उसमें सेगमेंट में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ और आर्मी रूल इंस्ट्रक्शन ताबे हैं आईने पाकिस्तान की, ये उनसे मुबर्रा नहीं हैं। तो जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब ने फरमाया है कि जब हम कह रहे हैं तो नेचुरली इतना कोई कंक्रीट एविडेंस तो होगा जो हम कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि जी आप उसको रजिस्टर करें, और ताकि रजिस्टर होगा तो ये प्रोसेस आगे जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में इस बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सॉरी माफ करिएगा, वक्त बहुत कम है, इसलिए आपसे लॉन्ग मार्च के हवाले से पूछना था कि अब इतलात ये आ रही हैं कि जो आप लोगों ने सड़कें वगैरह ब्लॉक की हुई थी, इमरान खान साहब ने वो कॉल वापस ले लिया। अब क्या आप लोग 10 को लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू कर रहे हैं? जी हाँ, लॉन्ग मार्च में तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है जी, और ये कंसल्टेशन पार्टी में चलती रहती है। कितना लगेगा आपको इस्लामाबाद आने में? देखिए, मेरा ख्याल है कि 10 पहुंचना हमने हैं जब खान साहब इस काबिल होंगे कि जब वो चल रहे होंगे, तो साइमल्टेनियसली कंसल्टेशन चल रही है, 10-12 दिन में हमें पहुंच जाना चाहिए जी मेरा ख्याल है। क्योंकि तमाम असद उमर साहब उस वक्त तक आप पंजाब के अंदर ही मतलब के लॉन्ग मार्च की बजाय क्या कहें उसको, सर्कुलर मार्च करते रहेंगे फिर जीटी रोड पे ऊपर नीचे? नहीं, पंजाब में खान साहब को तो सर ऑब्वियसली जख्मी है, उनको तो 2-3 हफ्ते उनको तो हो सकता है 2-3 हफ्ते लग जाएं, तो आप लोग ऊपर नीचे होते रहेंगे? नहीं, केपी से भी मार्च आ रहा है, सदरन अजला से भी आ रहा है, बलूचिस्तान से भी आ रहा है। इस वक्त जो है ये एक डिस्पर्स स्ट्रेटजी है। मेरा ख्याल है कि इसमें इट इज़ वेरी अनयूजुअल और डिफरेंट है, इसलिए सबको बड़ा कन्फ्यूजन फील हो रहा है। हालांकि कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, वेल थॉट ऑफ प्लान है। तमाम जो एक्टिविटी जो है वेरी वेल प्लान्ड है, और ये डिस्पर्स स्ट्रेटजी के तहत काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक जी। सेनेटर साहब, सर वही जो बात की कि वजीर आजम साहब ने खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, 2 मामलात हैं, फुल कोर्ट बेंच की रिक्वेस्ट है और साथ में सवालात भी हैं। सर अब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर
ऑब्वियसली पहले तो जजेस ने ये फैसला करना है कि वो ये कमीशन बनाना चाहते हैं कि नहीं, बट क्या वो जो सवालात हैं जो वजीर आजम साहब ने भेजे हैं, क्या उन सवालात को हम बाइंडिंग समझें कोर्ट के ऊपर, या कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि उन्होंने उन सवालों को एड्रेस करना है, या वो इंक्वायरी किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं? नहीं, उसमें कुछ मेरे ख्याल 5 सवाल शायद उन्होंने फ्रेम किए, क्वेश्चन फ्रेम किए शायद जी। मगर ये कोर्ट के ऊपर कोई ऐसी कोई बाइंडिंग इसका अफेक्ट नहीं है। कोर्ट इसमें इससे आगे जा सकती है और मैं तजवीज़ दूंगा कि कोर्ट बजरिया रजिस्ट्रार इमरान खान साहब को एक टेलीफोनिकली या ख़त के ज़रिए उनसे पूछ लें कि ये 5 सवाल आए हैं, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ इसमें जो इजाफे करना चाहते हैं उसको भी रखिए गवर्नमेंट को, और इमरान खान साहब से कह दें कि जितना इजाफा आप करना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे आप इसमें जो है ना मजीद जो है ना वो इंक्वायर करवाना चाहते हैं, वो भी इसमें ऐड करवा दीजिए इन राइटिंग विद हिज सिग्नेचर्स, तो ताकि वो भी सामने आ जाए। और फिर उसके बाद जो है कोर्ट, फुल कोर्ट तो शायद मुमकिन नहीं होगा, मुमकिन है कि चीफ साहब फुल कोर्ट जो भी अवेलेबल है वो कर दें, मगर मेरे ख्याल में ये पब्लिक की कास्ट पे होगा। मगर उसके बाद जो है ना वो कमीशन बना दें, जिस तरह भी वो मुनासिब समझें, और कमीशन बना के प्रोसीड करें ताकि कौम जो है ना इस हिजान से निकले, और एक इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम जो आ रहे हैं उसका जो है ना वो कोई इस क़ज़िये का जो तस्वीर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हम मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मईशत के हवाले से, और जो हमें अपने जैसे कहते हैं ना दोस्त ममालिक से इमदाद मिलने की बात हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान को चीन की तरफ से $9.25 अरब के करीब जो कर्ज़े हैं उनकी रीफाइनेंसिंग और रोल ओवर मिलने का इम्कान है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब की तरफ से भी $4.2 अरब की जो इमदाद है वो मिल सकती है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को $3 अरब के करीब जो इजाफी कर्जा है वो देगा, और उसके साथ साथ $1.2 अरब जो डॉलर्स हैं उनका तेल जो है वो मौखर अदायगी की शर्त पर फराहम करेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं इस साल की, वो कहा जा रहा है कि जो बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए ही हमें $32 अरब के करीब की रकम की ज़रूरत है। इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाजीब साहब, माहिर मुआशियात हैं, साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली वज़ीर ख़जाना ने सऊदी अरब और चीन का जिक्र किया है, इन दो ममालिक का बहुत जिक्र हो रहा था, ख़ास करके चीन का। तो सर बताएं कि ये जो दावा किया है वज़ीर ख़जाना ने, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की जो ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी ऑन डॉन। देखें, एक तो ये है कि हमें ये साल चूंकि एक इतनी अनसर्टेनिटी का है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह पर, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा है, और वो फ्लड्स की वजह से बढ़ गई है। हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज से इस साल में आए हैं। इसका मतलब ये था कि हमने जब पिछला साल भी क्लोज किया तो वो $17.5 अरब का करंट अकाउंट था। आपको मालूम है कि जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है यही एक मुश्किल आती है। अब इस साल में आफा साहिबा हमें $31 अरब का इनिशियल तखमीना था कि जरूरत है, ताकि हम अपना $22 अरब का फाइनेंसिंग गैप जो कि हमने डेट पेमेंट करनी है, IMF को $1 अरब वापस करना है, एमोर्टाइजेशन और मार्कअप, वो तो $22 अरब के करीब था। हमारा ख्याल ये था कि जो करंट अकाउंट है वो $9.3 अरब का होगा, तो $31 अरब बन रहे थे। बट अब थोड़ा सा फ्लड्स के बाद ये लग रहा है कि शायद 32 से 34 अरब डॉलर के दरमियान कहीं हमारी पूरी नीड होगी। इसमें ऑब्वियसली चाइना और सऊदी अरेबिया का एक कलीदी किरदार है। मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि शुरू कीजिए, ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के हमारे $3 अरब के इस वक्त डिपॉजिट स्टेट बैंक में मौजूद हैं। $1.2 बिलियन की एक फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट्स। उसको अब जो बात की है हुकूमत ने वो ये किया है कि इसको यानी कि डबल किया जा रहा है। वी विल गेट अनदर $3 बिलियन जो हमारे डिपॉजिट में आ जाएगा, सो वो $6 अरब पे चला जाएगा, और हमारी जो ऑयल फैसिलिटी है वो $2.4 बिलियन हो जाएगी। तो ये तो सऊदी अरेबिया की। अब चाइना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, राइट? बिसाइड्स के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे मुल्क में, हमारे उनके साथ एक सेफ डिपॉजिट है
तो जो आप ये रकम बता रही हैं उसमें से $4 अरब का तो एक सेफ डिपॉजिट है, ये हमारे स्टेट बैंक में मौजूद होता है, हम बजटरी सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। सो ये $4 अरब का रोल ओवर होगा। एक $3 अरब कमर्शियल है, इसके अलावा उसका भी रोल ओवर की एग्रीमेंट है, और एक नई रकम भी ऐड हो रही है, वो $1.4 अरब की है। वो एक चाइनीज स्वैप है जो हम उनके साथ करते हैं। सो ये ऑल इन ऑल तकरीबन $13.5 अरब की बात हो रही है जो आपके सामने रखी है। ये सब वो 31 से 34 अरब डॉलर के गैप को फुलफिल करेंगे। उसके अलावा प्रोग्राम लोन्स हैं, उसमें एफडीआई है $2 अरब की, प्रोजेक्ट लोन्स हैं, और कुछ छोटे छोटे रोल ओवर्स हैं। ये जरूरी इसलिए हो गया आरफा साहिबा कि हमने उसमें कुछ बॉन्ड्स भी रखे हुए हैं कि हम फ्लोट करेंगे इस साल, पर ऐसा लगता है कि हम बॉन्ड्स फ्लोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि बोथ मूडीज एंड फिच ने हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। इसलिए ये चाइना से गुफ्तगू और सऊदी अरेबिया से गुफ्तगू जो है वो बहुत अच्छी और बहुत ही हमारे लिए एक सेम्बलेंस देगी मार्केट्स को, और हम ये साल अनस्केथ जो है गुजार सकेंगे। ये है ओवरऑल पिक्चर आपके साथ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जो इंटरव्यू दिया वजीर खजाना ने, उन्होंने कहा कि ये बात हो गई है, उससे ये इंप्रेशन मिला कि अंडरस्टैंडिंग है, एक मॉरल कमिटमेंट है, बट क्या अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट रहता है, फाइनल अनाउंसमेंट रहता है? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आई मीन ही वाज वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स ही यूज्ड। जी, आई थिंक जो फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया की अगर आप बात करें तो 1.2 बिलियन की डबलिंग की जो ऑयल फैसिलिटी की बात पहले भी हुई थी, लेट्स होप कि जब हिज रॉयल हाइनेस विजिट करेंगे तो तब हो जाएगी। जो $3 अरब की डिपॉजिट है उनका, वो बिल्कुल नया है, एंड आई थिंक इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस। जो चाइनीज लोन्स हैं उनकी प्रोसेसिंग में बहुत वक्त लगता है, तो आई वुड अस्यूम कि वो जो प्रोसेसिंग टाइम है उन्होंने इसलिए इसको केयरफुली कहा है, जब ये सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा और ये ओवर द मंथ्स होगा। सो लेट्स से कि उन्होंने ये सपोर्ट ही आपको कंफर्म कर दिया, तो आई होप कि ये ऐसा हो जाएगा। बहुत जरूरी ये है कि अब हम आईएमएफ के रिव्यू में जा रहे हैं और हमें आईएमएफ का 9th रिव्यू कंप्लीट करना है। आरफा साहिबा, जितना अहम चाइना और सऊदी अरेबिया का डिपॉजिट रन आउट ऑफ टाइम, ये बताइएगा कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है या रिव्यू है उसमें ताखीर क्यों हुई है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इसमें ताखीर की अमूमन वजह जो है वो इस तरह से आती है कि सितंबर क्वार्टर की जो क्लोजिंग होती है उसके फिगर्स पे बेस करके जो नवंबर का रिव्यू है वो होना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं शायद वैसे ही डेट्स तय हो जाती हैं। डेट्स तय होती हैं कि जो क्लोजिंग ऑफ द क्वार्टर है, वो क्वार्टर के नंबर्स जो हैं मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि फाइनलाइज हुए हैं। सो आई एम होपिंग कि उस पर बात हो रही है, बट द रिव्यू इज ऑल्सो नॉट दैट सिंपल। देखें, एक तो फ्लड्स का तखमीना अभी आपके पास आया है, वो इनकॉर्पोरेट होना है। हमने एक नया मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। आपकी ग्रोथ के फिगर डिफर कर गए हैं, आप पीडीएल उतना नहीं कलेक्ट करेंगे, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम होंगी, तो आपकी एफबीआर में अभी भी एक शॉर्टफॉल आ रहा है। बिल्कुल सही सर। आपकी जो सबसे बड़ी फाइनेंसिंग है वो आपने सामने रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए ही, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।